सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनमें वैसे देखा जाए तो हमको अलग अलग टॉपिक्स देखना है। इस चैप्टर को हम 4 हिस्से में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें 4 चीज़ें कवर होती है। पहले इंस्टीट्यूट ने जब पुराना कोर्स था उसमें इसको अलग अलग चैप्टर में रखा था। अब न्यू कोर्स में सब एक ही चैप्टर में मर्ज हो गया है, जिसमें हमको पहले तो देखना है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में। तो जो सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स थे, आपने देखा था कि ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके बाद फ्री कंसेंट था, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज था, फिर लीगल ऑब्जेक्ट्स वगैरह होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब अदर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो वो सब को हम अब एक साथ देखने वाले हैं इसी चैप्टर में। सो इसके अलावा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अलावा, लॉफुल कंसिडरेशन के अलावा, एग्रीमेंट में और भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होना ज़रूरी होता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन सके। उनमें पहला जो है, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दैट मीन्स पार्टी शुड बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक माना जाएगा तभी उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है ये हम देखेंगे। सो ये फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका, जिसमें हम देखेंगे माइनर कौन है, मेजर कौन है, फिर साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, एंड कौन डिस्क्वालिफाइड है वो देखेंगे। दूसरा हिस्सा रहेगा इस चैप्टर का ही फ्री कंसेंट। क्या कंसेंट फ्रीली दी गई है या नहीं दी गई है। कंसेंट होना चाहिए बट साथ में फ्री भी होना चाहिए। फिर हम इसमें देखने वाले हैं कि कंसेंट कब फ्री नहीं है। फिर कोर्शन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब चीज़ें हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थर्ड पार्ट रहेगा, अब लॉफुल कंसिडरेशन तो देख चुके हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो लीगल या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, सो ये हम देखेंगे। एंड इसके बाद ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट है जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। सो ऐसे एग्रीमेंट्स कौन से हैं ये देखेंगे। तो 4 हिस्सों में आप इस चैप्टर को विभाजित करके देख सकते हैं। पहला हिस्सा जो है वो आज हम चालू करेंगे, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इस पे हम काफ़ी टाइम देंगे। तो बड़ा चैप्टर है, तो पहले हिस्से पे ही जैसे माइनर के बारे में ही हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम इसमें जाएगा हमारा, आज का दिन, कल का दिन। सो बहुत डीप में अपन सब चीज़ों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। सो ये भी डिफाइन किया हुआ है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स केपेबिलिटी, कौन कौन केपेबल है। तो सेक्शन 11 डिफाइन करता है, सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो essential ingredient of valid contract is that contracting parties must be competent to contract. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है। हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, तो मेजर होना चाहिए, पहला व्यक्ति मेजर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। हु इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए, दैट मीन्स वो पागल नहीं होना चाहिए, उसको समझ में आ रही है चीज़ें, ऐसा। एंड ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ऐसा करके ये 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कौन कौन नहीं कर सकते, तो इनकॉम्पिटेंट लोग कौन कौन है, तो माइनर्स, माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मेजर होना चाहिए, दैट मीन्स ही शुड नॉट बी अ माइनर। दूसरा, साउंड माइंड वाले के साथ कर सकते हैं, दैट मीन्स अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। एंड वैसे ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, दैट मीन्स डिस्क्वालिफाइड व्यक्ति के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये 3 व्यक्ति को हमको एक एक करके समझना है कि कौन कौन व्यक्ति हैं, कौन माइनर्स हैं, कौन अनसाउंड माइंड है, कौन डिस्क्वालिफाइड है। सो इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते और इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हम एंटर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम माइनर के बारे में चर्चा करते हैं। माइनर के बारे में कानून क्या बोलता है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। सो पहली चीज़, जनरल रूल बताया गया आपको कि मेजर कौन है। मेजॉरिटी एक्ट है एक, सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, ये मेजॉरिटी एक्ट का सेक्शन दिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नहीं है। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का एक सेक्शन नंबर 3 है, वो बोलता है एक पर्सन जो भारत में रहता है, डोमिसाइल्ड इन इंडिया, तो भारत के लिए ये कानून है। दूसरे देश में हो सकता है माइनर की कोई एज लिमिट अलग हो सकता है कुछ देशों में 16 साल के बाद मेजर मान लिए जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे 18 ईयर्स का रूल लगता है। तो अ पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया
हु इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने का है उसको हम माइनर बोलते हैं। जिस दिन उसका बर्थडे है उस दिन वो मेजर हो जाएगा, 18th बर्थडे जो रहेगा तो उस दिन वो मेजर हो जाएगा, क्योंकि उस दिन वो 18 साल का नहीं होता, 18 साल एक दिन का होता है। सो आपका बर्थडे 1 जनवरी को होता है तो अगले 1 जनवरी को आप 1 साल 1 दिन के होते हैं, 1 साल के नहीं होते। तो आप ऐसा देखें, अगर एकदम डे टू डे देखें तो आज 1 तारीख का समझो तो आज पहला दिन हो गया, तो अगले 1 तारीख को 1 साल 1 दिन हो जाएगा। तो जिस दिन बर्थडे उसी दिन मेजर हो गया, उसके अगले दिन नहीं होता है, उसी दिन वो मेजर हो जाएगा। ठीक है। सो जो व्यक्ति 18 ईयर्स के अंदर है वो माइनर है, दैट मीन्स 18 ईयर्स एंड अबव वो मेजर हो जाता है। सो अकॉर्डिंगली एवरी पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स बिकम्स अ मेजर। सो ये जनरल रूल है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ कुछ केस में 21 ईयर्स में मेजोरिटी मानी जाती है, बाकी ज़्यादातर जनरल रूल ये लगता है कि 18 ईयर्स के ऊपर मेजर हो गए, 18 ईयर्स के अंडर माइनर है। कोई कोई चीज़ों के लिए 21 ईयर्स मानी जाती है एज द एज ऑफ मेजोरिटी। कुछ कुछ जैसे कभी किसी व्यक्ति के पेरेंट्स वगैरह की डेथ हो गई तो उसके केस में उसको उसकी प्रॉपर्टी प्राप्त होती है आफ्टर 21 ईयर्स। वैसे ही अगर आप कोई ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे अल्कोहल वगैरह सर्व की जाती है तो वहाँ 21 ईयर्स को मेजर माना जाता है, वहाँ 18 ईयर्स नहीं माना जाता। जैसे पब वगैरह हो गया, लाउंज हो गया, वहाँ जाना चाहते हैं तो 21 ईयर्स इज़ द एज। तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग एज होती है, लेकिन ज़्यादातर जगह आपको 18 ईयर्स वाली एज देखने को मिलती है भारत में। अब इससे रिलेटेड, माइनर से रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स है ये हमको समझना है। इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस हुआ था, उसके बाद से ये फाइनल हो गया कि माइनर के एग्रीमेंट जो हैं ये वॉइड एब इनिशियो होते हैं। सो पहले इस पे काफ़ी डाउट्स रहते थे, क्या ये वैलिड रहेंगे, वॉइड रहेंगे, वॉइडेबल रहेंगे। कई केसेस में बोलते थे वॉइडेबल रहते हैं, लेकिन ये फाइनल एक डिसीजन हुआ था, काफ़ी साल पुराना है, लगभग 120 साल पुराना केस है। तो इस केस में बताया गया था, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास गोसे, ये केस था जिसमें बताया गया था कि माइनर के साथ जो एग्रीमेंट किए जाते हैं दैट इज एब्सोल्युटली वॉइड। सो शुरुआत से ही वॉइड रहते हैं, ये वॉइड एब इनिशियो हैं। एग्रीमेंट्स विद द माइनर आर वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से वॉइड रहेंगे। सो एग्रीमेंट विथ अ माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड, 100% वॉइड। एब्सोल्यूट का मतलब 100%, हमने देखा था एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दैट मीन्स 100%। एंड इन ऑपरेटिव, वो ऑपरेट ही नहीं हो सकता, इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, आप उसको पूरा नहीं करवा सकते। दिस रूल वॉज एस्टेब्लिश बाय द प्रीवी काउंसिल। तो पहले एक प्रीवी काउंसिल हुआ करता था, जैसे आज हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के लेवल का जो कोर्ट था उसको प्रीवी काउंसिल बोलते थे। ठीक है। तो पहले ऐसे नहीं चलते थे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तो चालू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले ये सब पोस्ट ऐसे नहीं चलती थी, इवन पूरे स्टेट्स भी ऐसे नहीं थे, ये महाराष्ट्र वगैरह ऐसा नहीं था। सो बॉम्बे प्रोविंस अलग था, पता होगा आपको, आपने पढ़ा है तो बॉम्बे प्रोविंस था, बेरार था, अपन सीपीएन बेरार वाले में कवर होते थे, तो बिलासपुर था, ऐसे अलग अलग प्रोविंस थे। बाद में फिर लैंग्वेज के आधार पे आज़ाद होने के बाद हमने इसको पूरे देश के स्टेट्स को विभाजित किया था। सो यहाँ पे प्रीवी काउंसिल यानी जो हाई कोर्ट के लेवल का कोर्ट हुआ करता था उसको हम प्रीवी काउंसिल बोलते थे। सो प्रीवी काउंसिल ने क्या बोला था, इन द केस ऑफ मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास गोसे, इसमें बताया गया था कि ये जो एग्रीमेंट होता है ये एब्सोल्युटली वॉइड होता है, 100% वॉइड होता है। इसमें हुआ क्या था ये समझते हैं पहले। तो धर्मोदास गोसे एक माइनर था, तो इसका नाम भले एकदम हेवी लग रहा है आपको धर्मोदास, अब मम्मी पापा ने नाम रख दिए तो रख दिए, है माइनर। ठीक है, तो धर्मोदास ये माइनर है। सो धर्मोदास गोसे, तो ये कई जगह पे धर्मोदास घोष भी दिखेगा आपको, तो घोष या गोसे एक ही चीज़ है वो। सो ये अंग्रेज़ों के टाइम पे नाम बदल दिए जाते थे कई बार थोड़े थोड़े, जैसे टैगोर है, ठाकुर है, तो वैसे ही ये भी गोसे या कई जगह पे आपको घोष भी वर्ड यूज़ किया हुआ दिखेगा। तो धर्मोदास गोसे जो था ये माइनर था, इसको कुछ पैसे की आवश्यकता थी तो ये मोहिरी बीवी के पास जाता है, तो उनके यहाँ पे थोड़ा बहुत काम वाम भी रहता है, वो भी देख लेता था ये। एंड साथ में ये उनके यहाँ पे जाके बोलता है कि भाई मुझे पैसे की आवश्यकता है। अब मोहिरी बीवी को पता है कि ये छोटा है, माइनर है, बट फिर भी वो चाहती है चलो इसकी कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी अपने पास रख लेते हैं और इसको पैसे अपन देते हैं। उनका एम होता है मेन कि भाई अपन प्रॉपर्टी वॉपर्टी अगर नहीं भी देगा पैसा तो प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। सो वो एग्री करते हैं कि तू एक काम कर, प्रॉपर्टी मेरे पास ला के रख दे,
और मैं तेरे को पैसा पे कर देती हूँ। वो एग्री करता है माइनर, वो लेके आता है एक प्रॉपर्टी के कागज और ले जाके रख देता है मोहिरी बीबी के पास, और उसको कुछ पैसा एडवांस भी दे दिया जाता है। टोटल 20,000 का लोन वो लेने वाला होता है और कुछ पैसा उसको एडवांस भी दे दिया जाता है। यहाँ पे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है मोहिरी बीबी, बट बाद में माइनर तुरंत चला जाता है कोर्ट में और बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी वापस दिला के दो, क्योंकि मैं माइनर हूँ तो ये एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है। और कोर्ट ने भी बोला कि माइनर बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर ही नहीं सकते माइनर के साथ। उस बेचारे का नुकसान हो सकता है इसमें, कल चलकर हो सकता है आप उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ले रहे हो। सो इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स करना अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला द एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड। अब बात आती है इसमें रेस्टिट्यूशन की। जब भी माइनर की बात आती है ना, रेस्टिट्यूशन का रूल थोड़ा अलग काम करता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट यहाँ पे माइनर को हमेशा मिलता है, माइनर को नुकसान नहीं होने देना, इसीलिए कानून बनाए गए। सो कोर्ट माइनर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसीलिए कोर्ट कभी भी माइनर को उसकी चीज़ हमेशा वापस देंगे, हमेशा। सो 100% केसेस में आपको दिखेगा माइनर को उसकी चीज़ वापस मिल रही है। बट जो अदर पार्टी होती है, मेजर पार्टी, उसको रेस्टिट्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, और वॉइड एग्रीमेंट में जब उसको पता है कि ये माइनर है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए था। ऐसे केस में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा भी तो उसको कोई रेस्टिट्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि आपका जो जनरल रूल आपने पढ़ा था कि माइनर कोई भी वॉइड एग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन नहीं होता, तो ये भी वॉइड एग्रीमेंट है। बट क्योंकि माइनर छोटा है, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको थोड़ा लीनियंट कानून बनाया गया उसके लिए। तो हर जगह माइनर के लिए थोड़े लीनियंट कानून होते हैं। इवन वो कुछ अपराध भी करता है तो उसको ऐसा जेल नहीं डाले जाते, उसको बाल सुधार गृह में डाला जाता है, तो वहाँ जाके बाल सुधार लेता है। नहीं, वो नहीं। ऐसे चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह के अलग अलग जगह होती है, वहाँ पे भेजा जाता है, तो उनको डायरेक्टली जेल भेज दिए, उम्र कैद हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है। सो यहाँ पे धर्मोदास गोसे के केस में माइनर होने के कारण उसको तो चीज़ वापस मिल गई, लेकिन जो अदर पार्टी थी मोहिरी बीबी, उसको फिर पैसा वापस नहीं मिला। इवन द मनी लेंट वॉज नॉट रिटर्न। सो रेस्टिट्यूशन नहीं होता, डैमेजेस तो दूर की बात, रेस्टिट्यूशन भी नहीं होता। सो जो चीज़ दी थी वो भी वापस लेने का अधिकार नहीं है, बिकॉज शी हैड फुल नॉलेज अबाउट द माइनॉरिटी ऑफ द बोरोअर। सो ऐसे केस में कोई रेस्टिट्यूशन भी नहीं होगा। सो वही दिया है, पढ़ते हैं इसको, फिर रेस्टिट्यूशन के पॉइंट को और डीप में समझते हैं। धर्मोदास गोसे अ माइनर मॉर्गेज हिज हाउस, तो मॉर्गेज कर दिया उसने, गिरवी रख दिया इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट मोहिरी बीबी। सो ये बता दिया था मैंने पिछली क्लास में आपको कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट कौन होता है। तो प्लेंटिफ यानी जो कोर्ट जाता है वो प्लेंटिफ कहलाता है, और डिफेंडेंट जो डिफेंड कर रहा है। तो मोहिरी बीबी के पास जाके वो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख देता है और वो 20,000 का लोन लेने का एग्री करता है। इसमें से 8,000 रुपये एक्चुअली एडवांस दे भी दिए गए। सब्सिक्वेंटली बाद में धर्मोदास गोसे अप्रोच द कोर्ट फॉर द कैंसलेशन ऑफ मॉर्गेज सिंस ही वॉज अ माइनर। इट वॉज हेल्ड बाय द प्रिवी काउंसिल। कोर्ट ने बोला दैट एग्रीमेंट विथ माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड एंड द मनी लेंडर इज नॉट एंटाइटल्ड इवन टू रीपेमेंट ऑफ द मनी लेंड। तो उसको पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज ही हैड गिवन द लोन विथ फुल नॉलेज ऑफ द माइनॉरिटी ऑफ द बोरोअर। तो उसको पूरा पता था कि ये तो माइनर है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तो ऐसे केस में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर नहीं पता होता है तो कभी कभी रेस्टिट्यूशन हो भी जाता है। जैसे आप झूठ बोलते हैं, मेरे पास आके बोलते हैं मैं तो मेजर हूँ और कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, और मैं फंस जाऊंगा, तो ऐसे केस में तो आप चीटिंग कर रहे हो। सो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरी गलती नहीं है, मेरे को थोड़ी पता था ये माइनर है कि मेजर है। तो यहाँ कभी कभी रेस्टिट्यूशन होता भी है। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टिट्यूशन ले सकता हूँ, मेरी चीज़ वापस ले सकता हूँ, जब मुझे पता नहीं था तब, या फिर जब माइनर खुद चीट कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस में रेस्टिट्यूशन होता है। जनरल रूल है रेस्टिट्यूशन नहीं होता। और ये रूल जब भी हम बात करते हैं रेस्टिट्यूशन का, तो ये अदर पार्टी के एंगल से देखते हैं। माइनर को तो हमेशा उसकी चीज़ वापस मिलती ही है। तो ये जो नो रेस्टिट्यूशन वाला रूल है, ये हम बोल रहे हैं अदर पार्टी की तरफ से। जो मेजर पार्टी है उसके तरफ से हम बात करते हैं। अगर माइनर के एंगल से देखें तो माइनर को हमेशा रेस्टिट्यूशन मिलता ही है, उसको उसकी चीज़ वापस मिलेगी ही। तो यहाँ पे भी जो मॉर्गेज किया गया घर है ये उसको वापस मिल जाएगा, लेकिन मोहिरी बीबी को 8,000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब हमने ऑलरेडी पढ़े थे, रिस्टोरिंग और गिविंग बैक। तो वापस कर देना, जो चीज़ जहाँ थी वहाँ वापस आ जाना। सो रेस्टिट्यूशन मीन्स
restoring of something to its proper owner. A minor cannot be directed. Minor cannot be directed. Other party can be directed, but minor cannot be directed to return the benefit obtained under void agreement. क्यों? Because जो सेक्शन 64 65 है, जो रेस्टिट्यूशन से डील करते हैं, ये माइनर को अप्लाई नहीं होते. इट शुड बी नोटेड दैट माइनर ऑलवेज गेट्स हिज प्रॉपर्टीज, तो उसको हमेशा वापस मिलेगी चीज, बट द अदर पर्सन कैन नॉट क्लेम रेस्टिट्यूशन. हावेवर, जैसा कि मैंने बताया, कभी कभी अदर पार्टी को रेस्टिट्यूशन मिल जाएगा. जैसे कि माइनर खुद झूठ बोल रहा है, मिसलीड कर रहा है, धोखा दे रहा है, बोल रहा है मैं मेजर हूं, बाद में बताता है मैं तो माइनर हूं. ऐसे केसेस में हम रिस्टोर करवा सकते हैं. सो हावेवर, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन, तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन है. दैट मीन्स, डॉक्ट्रिन मीन्स एक रूल ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन, कि आप चाहते हैं कि आपको रिस्टोर करके मिले, आप चाहते हैं आपके साथ भलाई हो, आपको आपकी चीज मिले, तो फिर आपको भी वापस करना पड़ेगा. लेकिन ये कब करना पड़ेगा? जब झूठ बोला जाएगा, जब माइनर खुद मिसलीड करता है तब. सो अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन, द गुड्स एंड प्रॉपर्टी विच आर स्टिल इन पोजेशन ऑफ माइनर कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम इफ सो रिक्वायर्ड. अगर जरूरी है तो जरूरी कब माना जाएगा? जब माइनर मिसलीड करता है. सो ये माना जाएगा व्हेन माइनर मिसलीड्स. वो खुद मिसलीड कर रहा है या झूठ बोल रहा है, तो ऐसे केस में रेस्टिट्यूशन करने बोला जा सकता है. एंड विद द कंडीशन, उसकी एक कंडीशन भी रहेगी, दैट इट डज नॉट इन्वॉल्व पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ माइनर. इट शुड नेवर इन्वॉल्व पर्सनल लाइबिलिटी. दैट मीन्स उसको कभी हम पर्सनली रिकवर करने नहीं बोल सकते. सिर्फ अगर उसके पास कुछ गुड्स और प्रॉपर्टी बची हुई है, समझो मैंने पैसा दिया था और माइनर ने पूरा पैसा उड़ा दिया, तो मैं रेस्टिट्यूशन नहीं क्लेम कर सकता. उसके पास कुछ पैसे ही नहीं बचा है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, तो ऐसे केस में रेस्टिट्यूशन नहीं क्लेम कर सकते. अगर उसके पास कुछ बचा हुआ है तो हम क्लेम कर सकते हैं. उससे कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं क्लेम कर सकते. पर्सनल लाइबिलिटी मीन्स ऐसा नहीं बोल सकते तू हमारे यहाँ काम कर और रिकवर करा के दे. सो ऐसा फ्री में काम करवा के रिकवर कर रहे हैं, ऐसा सब नहीं किया जा सकता. सो उससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टीज हैं तो रिकवर कर सकते, अगर नहीं है तो पैसा डूब गया. सो मेजर पार्टी को इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आगे वाला माइनर तो नहीं है. अगर वो माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेगा तो इट इज़ वॉइड और उसको कोई रेस्टिट्यूशन भी नहीं मिलता. सिर्फ एक केस में मिलता है, जब माइनर झूठ बोल रहा, एंड दैट टू विद अ कंडीशन कि अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तभी वापस मिलेगा, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है तो कुछ वापस नहीं मिलेगा. ठीक है, इवन इफ ही इज मिसलीडिंग तो भी, तब भी अगर प्रॉपर्टी है तभी वापस मिलता है. तो रेस्टिट्यूशन, ये ध्यान रखना हमेशा कि हम माइनर के बारे में बात कर रहे हैं तो माइनर को हमेशा उसकी चीज मिल जाती, लेकिन अदर पर्सन के एंगल से हम देखें तो उसको रेस्टिट्यूशन क्लेम करने का राइट नहीं होता. ठीक है. सो ये दो पॉइंट्स मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास गोसे के केस से निकल के आते हैं. पहला पॉइंट, एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. दूसरा, नो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड इन केस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट. ठीक है, तो ये जनरल रूल है. एक्सेप्शनल केस में रेस्टिट्यूशन होता है. फिर एक और सवाल आया कोर्ट के सामने कि क्या माइनर को फायदा देने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी वॉइड रहेंगे क्या? जैसे समझो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अब मैं सोचता हूँ आपके आगे की पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, मैंने आपको एक चेक लिख के दे दिया 5 लाख रुपए का. अब यहाँ पे क्या आप वो चेक भी नहीं ले सकोगे क्या? तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि हमने कानून क्यों बनाए हैं? कानून बने हैं माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए. यहाँ माइनर के साथ धोखा थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो उल्टा उसका फायदा हो रहा है. सो ऐसे केसेस में जहाँ माइनर के धोखे होने के चांस नहीं है, उसकी कोई लायबिलिटी कभी उत्पन्न नहीं होगी, सिर्फ उसको फायदा दिया जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से वैलिड होंगे. जैसे कि आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, कोई स्कॉलरशिप्स देने चाहते हैं, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से वैलिड होंगे. सो माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी मीन्स जिसको फायदे मिलने वाले हैं, एंड अंडर विच ही इज रिक्वायर्ड टू बेयर नो ऑब्लिगेशन. कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है उस कॉन्ट्रैक्ट में. सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा सकते हैं. सो कोर्ट सिर्फ माइनर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके साथ धोखाधड़ी ना हो, गलत कॉन्ट्रैक्ट्स ना हो जाए, इसीलिए कानून बनाए गए हैं. और कोई फायदे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो ये पूरी तरह से वैलिड माने जाएंगे. तो वही दिया है अगले पॉइंट में, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी. दैट मीन्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि उसके फायदे के लिए वो वैलिड होते हैं. सो कोर्ट्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनर
अकॉर्डिंगली एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑफ सम बेनिफिट ऑफ द माइनर, तो जो फायदे के लिए विच इज ऑफ सम बेनिफिट टू द माइनर एंड अंडर विच ही इज रिक्वायर्ड टू बेयर नो ऑब्लिगेशन इज वैलिड, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आना चाहिए, कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं आना चाहिए, सिर्फ फायदा ही फायदा है, जैसे गिफ्ट दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड रहेंगे। सो कई बार माइनर्स को दिए जाते हैं गिफ्ट्स वगैरह या स्कॉलरशिप्स वगैरह दी जाती हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से वैलिड होते हैं। इन अदर वर्ड्स अ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, फॉर एग्जाम्पल अ पेई, पेई यानी जिसको पैसा प्राप्त होने वाला है, पेयर पे करने वाला, पेई जिसको पैसा प्राप्त होगा। एंडोर्सी, एंडोर्सर जो एंडोर्स कर रहा है, कोई बेनिफिट दे रहा है बेनिफिट, एंडोर्सी जिसको बेनिफिट्स प्राप्त हो रहे हैं। और अ प्रोमिसी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन बी अ प्रोमिसी, प्रोमिसर नहीं हो सकता, कुछ करने नहीं बोल सकते उसको, लेकिन वो प्राप्त कर सकता है। दस मनी एडवांस बाय अ माइनर, अब ये अपोजिट केस है, जैसा ऊपर हमने मोहिरी बीबी का केस देखा, इसका बिल्कुल अपोजिट केस हुआ था जिसमें ये बेनिफिशियरी हो सकता है बताया गया था। क्या हुआ था, एक माइनर है, ये माइनर है, हाँ टमाटर जैसा दिख रहा है, माइनर है। इसने क्या किया था, एक मेजर पार्टी के पास, मेजर पार्टी को लोन दिया था, बिल्कुल अपोजिट है। धर्मोदास गोसे में क्या हुआ था, वहां पे माइनर ने लोन लेके आया था, यहाँ पे इसने लोन दिया है। सो यहाँ पे लोन देने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बदले में माइनर ने एक प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रखा था, ये प्रॉपर्टी रखी गई थी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज। अब उधारी दी गई है, जब उधारी वापस होगी तो यहां पे इसको लोन वापस मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी वापस मिलेगा। एंड अगर वो लोन नहीं चुकाता है तो ये मॉर्टगेज की गई प्रॉपर्टी को वो सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो कोर्ट ने बोला इस एग्रीमेंट में माइनर का तो कोई नुकसान होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि अगर लोन चुकाएंगे तो भी फायदा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इज अ टाइप ऑफ बेनिफिट। दूसरी चीज, अगर नहीं चुकाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी है तो इट इज प्रॉपरली सिक्योर्ड, कल चलकर अगर लोन नहीं भी चुकाते हैं तो प्रॉपर्टी बेच के पैसा निकाल सकते हैं। सो ऐसे केस में कोर्ट ने बोला द कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्टली वैलिड। तो बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा मोहिरी बीबी का हुआ था वैसे ही, लेकिन उसका अपोजिट। उस केस में मोहिरी बीबी ने लोन दिया था माइनर को, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, माइनर इज एडवांसिंग द लोन टू द मेजर पार्टी, तो ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सो वही लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, दस मनी एडवांस्ड, मनी एडवांस्ड उसने पैसा दिया है, बाय अ माइनर, तो एडवांस बाय अ माइनर कैन बी रिकवर्ड बाय हिम, वो केस फाइल करके रिकवर कर पाएगा बाय अ सूट बिकॉज ही कैन टेक बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो केस फाइल करके अपना पैसा वापस ले सकता है, ठीक है। और अगर नहीं देगा उसको पैसा और इंटरेस्ट तो वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा रिकवर कर सकता है। सो कोर्ट ने बोला ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज ऑफ बेनिफिट फॉर द माइनर एंड अंडर विच ही इज रिक्वायर्ड टू बेयर नो ऑब्लिगेशन एंड हेंस इट इज परफेक्टली वैलिड। अब जनरली माइनर के कॉन्ट्रैक्ट्स जो वैलिड होते हैं, बेनिफिशियरी करके किए जाते हैं, वो पूरी तरह से सही माने जाते हैं, लेकिन ये भी जनरली किए जाते हैं इन द नेम ऑफ गार्डियन। सो गार्डियन के थ्रू किया जाता है। सो जैसे माइनर है तो माइनर खुद जनरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स होंगे या कोई गार्डियन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं कई बार। सो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय गार्डियन, जनरली, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, बट जनरली जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर होते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर आर मेड बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। सो माइनर के बिहाफ पे गार्डियन करते हैं जनरली। इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो गार्डियन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर ये वैलिड नहीं होंगे। जैसे गार्डियन कैन नॉट एम्पावर हिमसेल्फ टू परचेज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, माइनर के पैसे से हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। समझो अगर जैसे मेरी बेटी है, माइनर है, मैं चाहता हूँ उसके पैसे, उसके पास पैसे जमा हो गए, कहाँ से पैसे जमा होंगे, तो उनको जो गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं ये उनकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो जैसे आपको जब आप छोटे थे तब से थोड़ा थोड़ा गिफ्ट दिया जा रहा है, कभी दादाजी गिफ्ट दे देते, कभी नाना जी आते हैं या आप जाते हो तो पैसे दे देते, ये सब आपकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स की नहीं है। भले ही वो ले लेते हैं मम्मी और टीडीएस काट के आपको 10 रुपये देंगे, बाकी के 100 रुपये मम्मी अपने पास रखेंगे, वो अलग चीज़ है।
लेकिन अल्टीमेटली आपकी प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं जमा करते हैं, आपके अकाउंट वगैरह में जमा करके रखेंगे, कहीं इन्वेस्ट करके रखेंगे, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। अब मैंने भी ऐसे ही गिफ्ट आए थे मेरी बेटी के नाम से, वो पूरे मैंने जमा करके रखा था। अब अच्छा खासा पैसा जम गया, 1 करोड़ रुपए जम गए हैं। मैं सोचता हूँ चलो इसके लिए प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो मैं ये नहीं कर सकता, उसके पैसे से नहीं खरीद सकता। मैं अगर खुद के पैसे से खरीद के उसको गिफ्ट करना चाहूँ तो वो अलाउड है, लेकिन उसके पैसे यूज करके मैं उसकी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, भले उसके ही पैसे हैं। इसके लिए मुझे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है कोर्ट से कि माइनर के लिए मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ उसके पैसे से। अगर वो अप्रूवल देते हैं तब कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं कि गार्डियन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। सो हर कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं होते हैं। सो जनरली जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो हम कर सकते हैं, जैसे उसके पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है तो ये किया जा सकता है, वो भी उसके बेनिफिट के लिए है। जैसे पैसे पड़े थे घर पे, हमने जाके बैंक में एफडी खोल दिए, सुकन्या समृद्धि योजना खोल दिए, तो ये माइनर के बिहाफ पे है, तो उसको मिलेगा इसका पैसा। सो ये मैं कर सकता हूँ, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए जो उसके फायदे के लिए बेनिफिशियरी है। लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लाइक प्रॉपर्टी खरीद दिए, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा हमेशा फायदे का हो ये जरूरी नहीं होता, इसलिए कोर्ट से सैंक्शन लेना पड़ता है, उसके बाद वो चीज की जाती है। सो वही दिया है कि हाउएवर हर एक कॉन्ट्रैक्ट, all the contracts made by guardian on behalf of minor are not valid. For example, a guardian cannot empower himself to bind the minor by contract of purchase of immovable property. So immovable property, अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है unless such contracts are sanctioned by court. मुझे कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन देगा अगर कोर्ट तो मैं ये कार्य कर सकता हूँ। So ये ध्यान रखो, उसके पैसे से, यूजिंग हिज मनी, माइनर्स मनी, तो माइनर का पैसा अगर मैं खुद के पैसे से खरीद के गिफ्ट देना चाहूंगा तो वो चलेगा, लेकिन उसके पैसे से ये कार्य नहीं किया जा सकता। तो ये तीसरी चीज हो गई। तो पहला पॉइंट हो गया कि माइनर का एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो, सो इसको आप कोर्ट में पूरा नहीं करवा सकते। दूसरा पॉइंट हो गया रेस्टिट्यूशन नहीं होता, माइनर को हमेशा उसकी चीज वापस मिलती है, लेकिन माइनर विल नेवर बी डायरेक्टेड टू रिटर्न द बेनिफिट। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, कभी कभी हो सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन कि माइनर को भी रिस्टोर करने बोला जाए। तीसरा, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, दैट मीन्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो उसके फायदे के हैं ये पूरी तरह से वैलिड होते हैं, अंडर विच ही इज रिक्वायर्ड टू बेयर नो ऑब्लिगेशन, जिसमें उसको सिर्फ फायदा ही फायदा है और नुकसान होने की संभावना नहीं है। फिर नो रैटिफिकेशन, रैटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल। सो नो अप्रूवल, सो नो रैटिफिकेशन मीन्स नो अप्रूवल। सो आप अप्रूवल नहीं ले सकते पहले वैलिड बोल के। पहले इसको एक सिंपल एग्जांपल ले लेते, समझो एक व्यक्ति है, वो माइनर है, यहाँ पे माइनर है, वो थोड़ा डरावना हो गया माइनर, ये माइनर है, उदास है बेचारा, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था यहाँ पे ड्यूरिंग माइनॉरिटी, और एक दिन भक्क से मेजर हो गया, यानी धीरे धीरे मेजर हो गया, ठीक है, तो मेजर हो गया। अब समझो यहां पे उसने एक एग्रीमेंट एंटर किया था, क्या वो बाद में मेजर होने के बाद यहां पे उसको एनफोर्स करने बोल सकता है? तो इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इवन आफ्टर मेजोरिटी। तो मेजोरिटी में भी उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो ये नहीं बोल सकता कि मैं छोटा था उस वक्त जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मेजर होने के बाद मैं उसको अप्रूव कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोल सकता। इट कैन नॉट बी अप्रूव्ड। आपका रूल क्या है? रेटिफिकेशन नहीं हो सकता, नो अप्रूवल, नो रेटिफिकेशन, अप्रूवल नहीं हो सकता। सो ये बाद में बोल के ये बोलता है कि मैं माइनर था तब कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसको एनफोर्स करो, तो ये नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज माइनर्स एग्रीमेंट वॉज वॉइड एब इनिशियो, एब्सोल्युटली वॉइड, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, जो जीरो है, उसको आप कुछ भी करके वैलिडेट नहीं कर सकते।
सो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है कानून की नज़रों में। सो ऐसा एग्रीमेंट कभी हुआ ही नहीं। ऐसे केस में ड्यूरिंग मेजॉरिटी वो चाहेगा कि चलो इसको मैं रेटिफाई करना चाहता हूं, तो इट कैन नॉट बी रेटिफाइड। ठीक है, तो ये वैलिडेट नहीं किया जा सकता। तो आप माइनर है, उस वक्त आपने एक एग्रीमेंट एंटर कर लिया, मेजर होने के बाद आप बोलोगे चलो उसको पूरा करते हैं, तो अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो माइनर रेटिफिकेशन नहीं करवा सकता। तो माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग नलिटी, जीरो है ये, एंड वॉइड एब इनिशियो हैज नो एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ, कानून की निगाहों में इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। एंड हेंस इट कैन नॉट बी रेटिफाइड, इसको हम अप्रूव नहीं कर सकते बाय द माइनर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, बिकॉज एन एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो कैन नॉट बी मेड वैलिड बाय सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन। तो इसका एक केस दिया है, मोहिंदर वर्सेस कैलाश। तो केस याद नहीं भी रहा तो चलता है। तो रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। मोहिरी बीबी वाला केस आपको याद रखना है। ठीक है, फिर रूल ऑफ स्टॉपेल। अब स्टॉपेल क्या होता है ये समझते हैं पहले। रूल ऑफ स्टॉपेल ये माइनर को नहीं लगता, इट डज नॉट अप्लाई टू माइनर। रूल ऑफ स्टॉपेल का मतलब होता है, अगर सिंपल एक लाइन में मैं बताऊं तो मुकरना मना है, आप मुकर नहीं सकते। कुछ कार्य आपने झूठ बोल के कर लिया तो भी वो पूरा करने बोला जाएगा जबरदस्ती। जैसे समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आगे दिया है तो मैं यहीं पे एक एग्जांपल बताता हूं। समझो मैं हूं मिस्टर ए, मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर बी। यहां पे मेरा मोबाइल है, एक मोबाइल फोन है, इसकी ओनरशिप है ए की। अब एक दूसरा व्यक्ति है मिस्टर सी, ये आता है और मिस्टर बी ये मोबाइल फोन बेच रहा है टू मिस्टर सी। यहां पे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये पैसा देने वाला है। मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने मोबाइल बेचा जा रहा है, तो मोबाइल मेरा है। मेरे सामने जब मोबाइल बेचा जा रहा है तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने मना करना चाहिए सी को, मैंने बोलना चाहिए उसको कि भाई बी ओनर नहीं है, मेरा फोन है, ये बेच नहीं सकता। बट मैं उसको मना नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मेरे सामने चीज बेची जा रही है फिर भी मैं अलाउ कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट होने दे रहा हूँ। सो मेरे सामने जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मैं उस वक्त मना नहीं करता, कल चलकर जब वो परफॉर्म करवाने आएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कल ये मोबाइल लेने आता है, तो अब मैं डिनाई नहीं कर सकता कि भाई मेरा फोन है और मैं बेचना नहीं चाहता, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब मैंने मना करना चाहिए था। अगर मैं उस वक्त मना नहीं कर सकता तो मेरे को बाद में मना करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्टॉपल। आई विल बी स्टॉप्ड, मुझे रोका जाएगा, फ्रॉम डिनाइंग माई प्रीवियस कंडक्ट, मैंने जो पहले कंडक्ट किया, जो दर्शाया कि ही कैन सेल द प्रॉपर्टी, ही कैन सेल द मोबाइल फोन, नाउ आई कैन नॉट डिनाई, मैं अब उससे मुकर नहीं सकता। सो इस रूल को हम बोलते हैं रूल ऑफ स्टॉपल। दैट मीन्स मुकरना मना है। सो वर्ड्स पे मत जाना, कई बार साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, स्टॉपल पढ़ लिए तो ऐसा हैवी हो जाता है दिमाग पे, अरे क्या है कुछ हैवी होगा, कुछ हैवी नहीं है, एकदम हल्का फुल्का है। सो स्टॉपल का मतलब है मुकरना मना है, यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट। ये भले ही मैं शब्दों से बताऊं या कंडक्ट से बताऊं, ये रूल तब लगेगा जब मेरे आंखों के सामने चीज हो रही, मुझे पता है फिर भी मैं मना नहीं कर रहा। अगर मेरे सामने चीज नहीं हो रही तो स्टॉपल नहीं लगता। स्टॉपल तब लगता है जब मेरे सामने चीज हो रही है और मैं उस वक्त उसको मना नहीं कर रहा, तो बाद में मैं मना नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सो रूल ऑफ स्टॉपल का मतलब है, इफ अ पर्सन, अगर कोई व्यक्ति, भले ही वो शब्दों से करे या कंडक्ट से करे, जैसे यहां पे मैंने कोई शब्द यूज नहीं किया, बट मैं जो ये कंडक्ट होने दे रहा हूं, ये कार्य होने दे रहा हूं, तो बाय कंडक्ट मैं ये दर्शा रहा हूं दैट बी कैन सेल द मोबाइल फोन, क्योंकि मैं मना नहीं कर रहा। दैट मीन्स बाय कंडक्ट मैं सिग्निफाई कर रहा हूं कि बी ये बेच सकता है। सो इफ अ पर्सन बाय वर्ड्स, आइदर बाय वर्ड्स, तो इफ अ पर्सन अपने केस में अ पर्सन ए बाय वर्ड्स और कंडक्ट लेड अनदर टू बिलीव, अनदर यानी सी, मैं सी को ये विश्वास दिला रहा हूं, भरोसा दिला रहा हूं दैट बी कैन सेल द प्रॉपर्टी, अ स्टेट ऑफ फैक्ट एज ट्रू, and induced him to act on that faith, such person यानी A will be stopped by law from denying those facts later। तो मैं बाद में डिनाई नहीं कर सकता, he will be stopped by law from denying those facts later।
इवन इफ द फैक्ट्स प्रेजेंटेड अर्लियर वर अनट्रू, भले ये जो बोला गया झूठ था कि ये बेच सकता है, ये दर्शाया गया ये झूठ है, बट फिर भी अब मैं मुकर नहीं सकता, इवन दो इट वाज अनट्रू, बट अब मैं मना नहीं कर सकता, अब मुझे जबरदस्ती ये मोबाइल बेचना ही पड़ेगा। हाँ ये बात है कि जो पैसा है वो पैसा मैं रखूंगा क्योंकि मेरी चीज बेची गई है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बी ने बेच दिया है फोन, तो ये वैलिड हो गया, अब मैं मुकर नहीं सकता। इन सिंपल वर्ड्स, तो आसान शब्दों में रूल ऑफ एस्टॉपल का मतलब है वन कैन नॉट डिनाई हिज प्रीवियस कंडक्ट। तो जो पहले उसने कर दिया, पहले उसने दर्शा दिया कि बी कैन सेल द गुड्स, ही कैन नॉट डिनाई इट। बट हम क्या बोल रहे हैं, हम रूल ऑफ एस्टॉपल नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं रूल ऑफ एस्टॉपल नहीं लगता, डज नॉट अप्लाई टू माइनर। दैट मीन्स माइनर पहले झूठ बोल के बाद में मुकर सकता है, उसको ये मुकरना मना है वाला रूल नहीं लगेगा। दैट मीन्स ही कैन डिनाई हिज प्रीवियस कंडक्ट। तो इसी को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो माइनर कैन डिनाई। तो प्रीवियस कंडक्ट को वो डिनाई कर सकता है, ठीक है। तो रूल ऑफ एस्टॉपल का मतलब था वन कैन नॉट डिनाई हिज प्रीवियस कंडक्ट, बट ये रूल नहीं लगता, दैट मीन्स ही कैन डिनाई हिज प्रीवियस कंडक्ट, वो मुकर सकता है। जैसे एक माइनर है, वो मेरे पास आता है और बोलता है कि मैं मेजर हूं और कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेता है, अब वो बाद में जाके बोलता है मैं तो माइनर था, ऐसे केस में ही कैन डिनाई, वो बोल सकता है मैं माइनर हूं, एंड हेंस इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। भले ये मुझे नहीं पता था बट ये वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। लेकिन यहां पे रेस्टिट्यूशन मिल सकता है क्योंकि डिस्कवर्ड टू बी वॉइड है, सो यहां मुझे रेस्टिट्यूशन मिल जाएगा। सो मैं बोलूंगा यार इसने झूठ बोला, मेरी क्या गलती, तो मुझे मेरी चीज वापस दो। लेकिन उसको कभी जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करवा सकते क्योंकि वो बोल रहा है माइनर है, तो माइनर है माना जाएगा, देन उसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। सो ही विल नेवर बी डायरेक्टेड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जानबूझ के पूरा करने कभी नहीं बोला जाएगा उसको, ठीक है। सो अ माइनर इज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम प्लीडिंग हिज माइनॉरिटी, तो ही कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी, वो बोल सकता है मैं माइनर हूं इन ऑर्डर टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट। इवन इफ, भले ही हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही वाज ऑफ फुल एज, तो भले उसने झूठ बोला था कि मैं मेजर हूं, बट स्टिल ही कैन डिनाई, तो he will not be stopped, that means he can deny. In other words, when a minor represents fraudulently or otherwise that he is a major and thereby induces another person to enter into a contract with him, even then the minor is not stopped from setting up minority, that means he can say कि मैं तो minor था। but अब ये पॉइंट बता रहा है रेस्टिट्यूशन का, तो यहाँ उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट जरूर हो सकता है क्योंकि डिस्कवर किया हमने बाद में। बट इफ एनीथिंग इज ट्रेसेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर, यहां पे भी रेस्टिट्यूशन कब होगा, अगर प्रॉपर्टी है तो, कभी भी इसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं छोती, इट शुड नेवर इन्वॉल्व पर्सनल लायबिलिटी, कभी भी नहीं होती। सो ज्यादा से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो मैं रेस्टिट्यूशन ले सकता हूं, अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो भले ही उसने धोखा दिया, झूठ बोला, तो भी मैं पैसा नहीं ले सकता, ठीक है। तो ही इज नेवर पर्सनली लायबल। तो इफ एनीथिंग इज ट्रेसेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट made by fraudulently representing that he was major, the court may direct the minor to restore that thing to the other party on equitable consideration because minors can have no privilege to cheat men. तो माइनर है उसका ये मतलब नहीं कि चीटिंग करेगा, धोखाधड़ी करेगा, इसीलिए उसको रिस्टोर करने बोला जा सकता है, ठीक है। सो ये अगला रूल हो गया, रूल ऑफ एस्टॉपल। तो पहले ध्यान रखो, रूल ऑफ एस्टॉपल यानी क्या, वन कैन नॉट डिनाई हिज प्रीवियस कंडक्ट। अगर मैंने कुछ झूठ दर्शाया था कि ये सच है, तो भी बाद में मुझे उसको पूरा करना ही पड़ेगा, भले वो झूठ था फिर भी अब पूरा करना पड़ेगा। बट ये रूल माइनर को नहीं लगता, दैट मीन्स माइनर को मुकरने दिया जाएगा। उसने पहले बोल दिया मैं मेजर हूं, बाद में बोलता है माइनर हूं, तो हम मान लेंगे वो माइनर है, ही कैन डिनाई हिज प्रीवियस कंडक्ट एंड देन ही विल हैव नो लायबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा रेस्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा है। फिर यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो ये 5 पॉइंट्स में, फिर आगे की चर्चा करते हैं। आगे के डाउट्स मत पूछना, आगे जो मन में दिमाग में आ रहे हैं कि सर पेरेंट्स लाइबल होते क्या, वो सब अभी देखने के अपन, कि माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो पेरेंट्स फंस जाएंगे क्या, तो वो सब अभी पढ़ने के हैं, देखेंगे वो, ठीक है। यहाँ तक के कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
उसके बाद फिर आगे ये सब आएगा, क्या उसके पेरेंट्स लायबल हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट मेजर और माइनर के साथ है तो क्या होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये सब एक एक करके अपन देखेंगे। हाँ, रेटिफिकेशन मीन्स अप्रूवल। ये डायग्राम बना लो। जब वो माइनर था, वो माइनर होने के वक्त पे अगर उसने कोई एग्रीमेंट कर लिया तो ये कैसा है, वॉइड एग्रीमेंट है। वो बाद में मेजर हो गया, समझो उसने कोई प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। जब वो मेजर हो गया तब वो बोलता है कि मैं इस एग्रीमेंट को वैलिडेट करना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वो ये जरूर कर सकता है, यहाँ एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर ले, क्योंकि मेजर हो चुका है, अब उसको बेचना है तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिडेट नहीं कर सकते। पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड एब इनिशियो थे, उनको आप कुछ भी करके वैलिडेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो नए कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर सकता है आफ्टर बिकमिंग मेजर। सो उसको वही एग्रीमेंट अगर पूरा करना ही चाहे और दूसरी पार्टी भी तैयार है तो यहाँ आके नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? क्या है फिफ्थ पॉइंट? फिर से बता देता हूँ। स्टॉपेल, स्टॉपेल का मतलब है यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट। आपने जो कार्य पहले कर दिया, आप उससे बाद में मुकर नहीं सकते। तो आपने पहले झूठ बोल दिया कि मेरा फ्रेंड मोबाइल बेच सकता है, उसने बेच डाला, बाद में आप नहीं बोल सकते नहीं नहीं मेरा फोन था, उसने कैसे बेचा, ये वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, इट इज वैलिड। इवन दो उसको राइट नहीं था, फिर भी आपने दर्शाया उसको राइट है, तो यू कैन नॉट डिनाई इट लेटर। लेकिन ये रूल माइनर को नहीं लगता, दैट मीन्स माइनर पहले झूठ बोल के बाद में मुकर सकता है। वही मेजर करेगा तो मेजर झूठ बोल के बाद में मुकर नहीं सकता, उसको फिर भी पूरा करना पड़ेगा, बट माइनर को पूरा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो रेस्टिट्यूशन जरूर हो सकता है, बट उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने नहीं बोला जाएगा। हाँ, और कोई? चलो अगला पॉइंट देखते हैं फिर। माइनस लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। अगर नेसेसरीज प्रोवाइड किया गया है माइनर को तो क्या वो लायबल होता है? सो इसके ऊपर एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है, आगे हम फिर से पढ़ेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, सेक्शन 68। सेक्शन 68 बताता है कि अगर नेसेसरीज सप्लाई किया गया है तो क्या होगा। सो माइनर पर्सनली लायबल तो कभी नहीं होता, इवन नेसेसरीज के लिए पर्सनली लायबल नहीं होता। ऊपर मैंने जो हाईलाइट किया हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर उससे रेस्टिट्यूशन भी क्लेम कर रहे हैं हम, तो ही इज नेवर पर्सनली लायबल। से पर्सनली लायबल कभी नहीं होता। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ही विल नेवर बी पर्सनली लायबल। ज्यादा से ज्यादा अगर नेसेसरीज भी दिए हैं तो उसकी प्रॉपर्टी से हम पैसा ले सकते हैं। अगर उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, उसके जैसे मैं बताया उसके दादाजी नानाजी पैसे जमा करते जाते थे, उसने जाके बैंक में अकाउंट खोला, उसमें जमा कर दिया है, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं माइनर्स, क्योंकि माइनर बेनिफिशियरी हो सकते हैं तो सेविंग्स अकाउंट वगैरह खोले जा सकते हैं। हाँ, वो लोन वगैरह वाले अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिट्स ये खोल सकते हैं। जैसे सुकन्या समृद्धि खुलता है, वो माइनर का ही होता है अकाउंट, तो उसमें छोटी बच्ची है तो उसके नाम से अकाउंट होता है। अल्टीमेटली वो हम लोग पैसा जमा करते हैं, लेकिन वो उसके नाम से अकाउंट है। ठीक है, सो उसमें उसको पैसा मिलता है आगे चल के। सो अगर प्रॉपर्टी है तो क्लेम कर सकते हैं, तो माइनर की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो लाइबिलिटी कब होगी? तो ही इज नेवर पर्सनली लायबल। माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर नेसेसरीज, इवन फॉर नेसेसरीज इज नॉट पर्सनली लायबल सप्लाइड टू हिम, बट हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। प्रॉपर्टी लायबल होगी उसकी, सो उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं फॉर द पेमेंट टू अनदर पर्सन। अब ध्यान दो, सेक्शन 68 की एक्चुअल वर्डिंग्स आपको यहाँ पे दी हुई है, पहली बार आप एक्चुअल वर्डिंग्स देखने जा रहे हैं कोई सेक्शन की। हाँ, बाकी डेफिनेशन आपने पढ़े, वो एक्चुअल वर्डिंग्स वैसी की वैसी है जैसे एक्ट में लिखी है। यहाँ पे भी एक एक्चुअल वर्डिंग्स दी हुई है, तो बाकी सब तो हम कॉमेंट्री टाइप पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट करके उसको इजी लैंग्वेज में यहाँ पे जानबूझ के एक्चुअल वर्डिंग्स आपको छाप के दी है। सो कानून में
स्पेसिफिकली जो दिया है सेक्शन 68, इसको समझने के लिए एक्चुअल वर्डिंग्स मैंने यहाँ पे छापा हूं। जो केस ऑफ नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर है, ये अप्लाई होता है सेक्शन 68 के तहत, जो हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। चैप्टर नंबर 9 में आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में फिर से ये देखने को मिलेगा। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें माइनर वर्ड यूज नहीं किया है, तो ये सेक्शन 68 अप्लाई होता है हर व्यक्ति को जो इनकेपेबल है, सिर्फ माइनर को नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक माइनर भी इनकेपेबल है, लेकिन ये अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को भी अप्लाई होगा। सो हर वो व्यक्ति जो इनकेपेबल है, क्योंकि सेक्शन की वर्डिंग्स बोलती है इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल अ माइनर। इस लाइन को अभी स्किप करते हैं। और एनीवन हुम इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन। तो इसको सप्लाई किया गया बाय अनदर पर्सन। क्या सप्लाई किया? विथ नेसेसरीज। नेसेसरीज अगर सप्लाई की गई है सुटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज, जिसने सप्लाई किया, इज एंटाइटल्ड टू बी रीएम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। तो उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी लायबल है, ही इज नॉट लायबल, प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं। सो माइनर को अगर नेसेसरीज प्रोवाइड करते हो तो इसका अलग से एक रूल बनाया गया, क्योंकि अगर माइनर को कुछ जरूरत की चीज चाहिए तो लोगों ने हेल्प करना चाहिए। अगर आप हेल्प करोगे तो ऐसे केस में आप उसकी प्रॉपर्टी से तो क्लेम कर ही सकते हो, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टी नहीं होगी तो कुछ क्लेम नहीं कर सकते। जैसे समझो मेरे को एक माइनर छपड़ा कहीं पे पड़ा हुआ था, मैंने उसको उठा के लाया, मैं उसको रोटी वोटी खिलाता हूँ, उसको मैं अच्छे कपड़े वपड़े पहना देता हूँ। बाद में पता लगता है उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, उसके पास पैसा वैसा है, मैं उसको घर छोड़ के आया, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी से ये पैसा क्लेम कर सकता हूँ। जो उसको रोटी वोटी खिलाने का खर्चा होगा, जो उसको मैंने कपड़े वगैरह पहनाया था उसके खर्चे होंगे, तो ये सब क्या है? नेसेसरीज हैं। तो नेसेसरीज का पैसा हम क्लेम कर सकते हैं। सो वेर अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर जो मेरे को छपड़ा, मैंने उसको नेसेसरीज प्रोवाइड किया, उसको खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा दारू, विद्या, ये सब चीजें दिया। विद्या यानी पढ़ाई लिखाई, ठीक है। और दवा दारू भी एक वर्ड है, अलग मत करना, दवा और दारू, तो वैसा नहीं, दवा दारू। सो ये सब मैंने सप्लाई किया, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता हूं, अगर प्रॉपर्टी होगी तो। नहीं होगी तो पैसा डूब गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक वर्ड और है कि हमको वो छपड़ा कौन है उसके हिसाब से देखा जाएगा कि क्या वो नेसेसरीज है या नहीं। जैसे समझो मेरे को नॉर्मल अगर एक छोटा बच्चा छपड़ता है, उठा के लाता हूँ, खाना वाना खिलाता हूँ, कपड़े वपड़े देता हूँ, तो ऐसे केस में मैं क्लेम कर सकता हूँ उसकी प्रॉपर्टी से। मुझे छपड़ा अंबानी का लड़का, मैं उसको उठा के लाता हूँ, मैं उसको बोल रहा ये ले खा रोटी, वो बोलता नहीं मैं रोटी वोटी नहीं खाता, मेरे को पिज्जा बर्गर चाहिए। अब मैं पिज्जा बर्गर ला के दे रहा हूँ उसको, वो खा रहा है। उसके बाद मैं बोला ये ले कपड़े पहन ले, वो बोलता मैं ये नहीं पहनता, उसको ब्रांडेड क्लॉथ्स चाहिए। सो वो ब्रांडेड क्लॉथ्स ला के दे रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ भी क्लेम कर पाऊंगा? तो आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ। सो वो नेसेसरीज उसके लिए नेसेसरीज होना चाहिए। हो सकता है कि वो उसी हालात में पला बड़ा है, उसके लिए वो नेसेसरीज हैं। हो सकता है जैसे उसको नॉर्मल कूलर चलता ही नहीं, बचपन से एसी में ही रहा है, सो उसके लिए एसी भी नेसेसरीज हो सकते हैं। सो नेसेसरीज क्या है? वो डिपेंड करता है सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, वो किस हालात में पला बढ़ा है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं वो नेसेसरीज है या नहीं। सो अगर उसके लिए नॉर्मल खाना खाता ही नहीं, वो अच्छा एकदम बटर रोटी होना, घी लगा के खाना है, तो वो भी नेसेसरीज हो जाएगी उसके लिए। सो डिपेंड करता है उसके हिसाब से। जो हमको छपड़ता है, छपड़ना मीन्स प्राप्त होना, जो हमको प्राप्त होता है, तो वो नागपुर में बोलते हैं छपड़ा। तो जैसे सापड़ला होता है, मिला, तो अपन नागपुर में दोनों हिंदी मराठी जोड़ के छपड़ा, तो ऐसा बोलते हैं। तो हो बोलते हैं अपन, हो, तो हाँ भी नहीं बोलते, हो भी नहीं, वो हो, तो वैसे ही है। तो छपड़ा, तो हमको माइनर अगर छपड़ा और उसके लिए वो नेसेसरीज है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो नेसेसरीज में क्या आएगा? आगे दिया हुआ है, नेसेसरीज वुड इंक्लूड सच आइटम्स। आइटम्स यानी वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, आइटम मीन्स चीजें, फूड रोटी, क्लोथिंग कपड़ा, अकोमोडेशन मकान, एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन विद्या, मेडिकल ट्रीटमेंट दवा दारू, फ्यूनरल सेरेमनीज, ये भी आता है, मैयत वगैरह के खर्चे उठाए तो ये भी कवर होता है।
एंड नॉट द आइटम्स ऑफ कंफर्ट और लग्जरी। आगे दिए ही है, इट वुड डिपेंड अपॉन द सोशियो कल्चरल स्टेटस ऑफ द माइनर। वो किस सोसाइटी से, किस कल्चर से आ रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा क्या ये उसके लिए नेसेसरीज है या लग्जरीज है। सो इट वुड डिपेंड अपॉन द सोशियो कल्चरल स्टेटस ऑफ द माइनर। सो हो सकता है एक नॉर्मल बच्चा छपड़ा, उसके लिए कोई और नेसेसरीज है, अंबानी का लड़का छपड़ा, उसके लिए अलग नेसेसरीज है। तो सबके लिए अलग अलग नेसेसरीज हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे हीरे का हार दे रहे वो तो सबके लिए लग्जरी रहेगा, ठीक है। सो रोटी कपड़ा मकान वगैरह में हो सकता है अलग अलग टाइप की नेसेसरीज हैं, ठीक है। अब यहां पे एक वर्ड और दिया है, और एनी वन हुम इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। इसी का मतलब है दैट इज अ पर्सन हु इज डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन, डिपेंडेंट ऑन माइनर। जैसे समझो एक माइनर है, उसकी कोई बूढ़ी दादी जी है, वो दादी जी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो दादी जी के भी दवा दारू के खर्चे जो हम देंगे वो भी माइनर की प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं, जो भी माइनर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। उसकी छोटी बहन है, तो उसके लिए खर्चा किया अपन ने, तो छोटी बहन की कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन भाई की प्रॉपर्टी है तो उससे क्लेम कर सकते हैं। जैसे शिनचैन है, उसकी छोटी बहन है हिमावारी, तो हिमावारी बीमार है, उसको हमने दवा दारू दी है, तो दारू नहीं देना दवा देना उसको दवा दी है अपन ने, तो यहाँ शिनचैन की प्रॉपर्टी से भी क्लेम कर सकते हैं। बिकॉज वर्ड क्या लिखा है, इफ एनी पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एनी वन whom is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his conditions in life, then the person who has furnished such supplies can claim reimbursement from the property of such incapable person. So ये पूरा सेक्शन 68 की एक्चुअल वर्डिंग्स है। रटना नहीं है, मैंने भी रटा नहीं, समझाऊं, इसीलिए मेरे को पॉज कर करके बोलना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी रटा नहीं हूँ, समझा हुआ है, तो मैं छोटे छोटे हिस्से में तोड़ के उसको समझ लेता हूँ और फिर वो याद रहता है। सो इसीलिए मेरे को वैसे के वैसे वर्डिंग्स पूरी याद है, और वैसे भी मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो पूरा रट ही गया है, मैं बिना बुक के भी पढ़ा सकता हूँ, तो पूरा रट चुका है। क्योंकि देखो मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए वैसे देखे तो 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। हर साल 4 बैचेस होती है कम से कम, तो 4 बैचेस में कम से कम 50 बार पढ़ा चुका हूँ मैंने ये चीज़। और वो तो क्लास में पढ़ाने की बात हो गई, उसके बाद जो हमने सेल्फ में खुद प्रैक्टिस करते हैं, बुक बनाते हैं, प्रूफ रीडिंग होता है, ऐसा कर करके कम से कम 100 बार पढ़ चुका हूँ मैंने ये। तो इसीलिए मेरे को रट चुका है, तो आपको रटना नहीं है, बट आप भी 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। सो रीडिंग करना है आपको भी, रीडिंग करोगे तो वही एक चीज़ है जिसके कारण आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे। रीडिंग का कोई और उपाय नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, आपको रीड करना ही पड़ेगा। सो आजकल वो ये लोग रीड करने की आदत छोड़ चुके हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है, और आजकल सब बुक्स भी ऑडियो बुक्स आती हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका, रीडिंग की हैबिट होना चाहिए। ऑडियो बुक्स में अपने को स्पेलिंग्स थोड़ी समझ में आ रही, वर्ड्स थोड़ी, वर्ड पावर थोड़ी इंक्रीज हो रहा। ग्रेटिशियस आप सुनोगे तो अलग है, लेकिन लिखने में आप गड़बड़ करोगे, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो उसमें फिर कन्फ्यूजन हो जाता है जब हम लिखने बैठते हैं। तो इसीलिए रीडिंग करो बहुत सारी, और एक एक दो दो क्वेश्चन लिख के देखो, ताकि वो लिखने वाली भी जो एरर है, जैसे ग्रेटिशियस बेलमेंट है, तो वहाँ ग्रेटिशियस की स्पेलिंग बहुत तकलीफ देती है, फिर एग्जाम में तकलीफ होती है, तो हम दो लिख के देखते हैं, ग्रेटिशियस GRATUITOUS, GRATUIOUS, कुछ तो भी लिख के देखेंगे, फिर जो अच्छा दिखेगा उसको रखेंगे, दूसरे को काट देंगे। तो ऐसा करते हैं अपन, और ये तरीका सही भी निकलता है। सही इसीलिए निकलता है क्योंकि जिसको ज्यादा देखा है वो अच्छा लगने लगता है, यानी वर्ड्स की बात हो रही। सो वर्ड्स में जिसको ज्यादा देखा रहेगा वो सही है, तो सही वाला अच्छा लगेगा। जो सही है उसको आपने बहुत बार देखा है, क्योंकि वो रीड करते वक्त आपके नजरों के सामने से कई बार गया है, तो अपने आप समझेगा कि हाँ ये सही है, क्योंकि वो अच्छी लग रही स्पेलिंग। दूसरी जो अच्छी नहीं लग रही उसको काट देना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं, तो मुझे पता है, मैंने खुद किया हूँ। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, अरे कहाँ, तो आप बहुत हो सकता है अबव एवरेज होंगे, बहुत एक्सपर्ट होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, 2-3 स्पेलिंग लिख के देखते हैं, और एग्जाम में कोई भी स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है। ये तो ग्रेटिशियस तो हेवी स्पेलिंग हो गई, हो सकता है आपको ऑल्सो की स्पेलिंग नहीं आ रही, ALSO ASLO 2 लिख के देखेंगे फिर काटेंगे, तो ऐसा भी होता है। सो कोई भी कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए रीडिंग और साथ में एक आध क्वेश्चन हर चैप्टर में, एक दो क्वेश्चन लिख के देख लो,
तो दैट विल बी सफिशिएंट, मोर देन इनफ है। मैं ये भी नहीं बोलता हर क्वेश्चन लिख के देखो, सो पॉसिबल ही नहीं है, ना आपके लिए पॉसिबल है ना क्लास में मुझे लिखाना पॉसिबल है। तो लिखाना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हो जाती है और ये पढ़ने में इतना टाइम चला जाता है। मैं एक दो क्वेश्चन ज़रूर आपको लिख के बताऊंगा ताकि आपको समझे कि लिखा कैसे जाता है, ठीक है। सो वो एक बार बताऊंगा मैं, बाकी आपको राइटिंग एक दो बार खुद करना है। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट फिर भी मैं एक आध फॉर्मेट आपको बताऊंगा, हो सकता है शायद उसके कारण जिनको लिखने में तकलीफ है थोड़ा इजी हो जाए लिखना। बाकी नहीं तो ऐसे कोई फॉर्मेट नहीं है, ना इंस्टीट्यूट फॉर्मेट देता है ना कोई ऐसा एक्सेप्टेड फॉर्मेट है कि ऐसा लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप पैराग्राफ वाइज लिखो तो भी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट वाइज लिखो तो भी मिलेंगे। आप अलग अलग पैराग्राफ बना के लिखो कि क्या हुआ केस में, प्रोविजन क्या बोलते हैं, फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो भी मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर माइनर बीमार है और उसको कोई मेडिकल अटेंशन चाहिए, उसका पड़ोसी उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करता है और अपना खर्चा कर देता है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू बी पेड आउट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। तो माइनर की प्रॉपर्टी से वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। सो ये हो गया पूरा सेक्शन 68। फिर से हम पढ़ेंगे जब हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर माइनर कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट्स और गार्डियन। माइनर पेरेंट्स को बाइंड नहीं कर सकता। माइनर कुछ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी रहा है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है। उसने जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसके माता पिता से क्लेम नहीं कर सकते। सो उसके पेरेंट्स बाइंड नहीं होते अनलेस ही इज एक्टिंग एज एजेंट फॉर द पेरेंट्स। पिताजी ने बोला था जा बेटा ये कर ले, और पिताजी के बोलने पे वो कर रहा है, पिताजी के बिहाफ पे, तो फिर पिताजी लायबल रहेंगे। जैसे मम्मी बोलते हैं जा बेटा धनिया लेके आ जा, तो आप उनके एजेंट है, उस टाइम पे आप उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो होता है ना घर पे अपन बैठे हैं तो बैठा है, चल जा धनिया लेके आ, दही लेके आ, तो अपने को जाना पड़ता है, तो अपन एज एजेंट काम कर रहे हैं वहाँ पे। सो अपन खुद के लिए काम नहीं करते, वी आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। सो ऐसा है। So minor cannot bind his parents or guardian. If there is no express or implied contract, implied authority, a minor cannot bind his parents or guardian even for necessaries. Parents will be liable only if child acts as agent of the parents. तो अगर वो as agent काम कर रहा है, पेरेंट्स के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो फिर पेरेंट्स लाइबल होंगे, नहीं तो नहीं होते। इसके आगे के पॉइंट्स हम अगली कक्षा में देखेंगे, और उसके बाद अनसाउंड माइंड भी और डिस्क्वालिफाइड पर्सन भी अगली क्लास में देखेंगे। घर जाके पढ़ो, रीडिंग करो, क्योंकि आज के टॉपिक्स में थोड़े हैवी वर्ड्स हैं। रेस्टिट्यूशन, बेनिफिशियरी, रेटिफिकेशन, एस्टॉपेल, ये सब भारी भारी पॉइंट्स हैं। रीडिंग करो तो याद रहेगी चीज़ें, और तुरंत रीड करो तो ज़्यादा याद रहेगी। ऐसा बोला जाता है, पढ़ने जब क्लास में हुआ उसके बाद तुरंत विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स अगर आप रीड कर लेते हैं तो वो ज़्यादा टाइम रिटेन होता है। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे, कई चीज़ें भूल जाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ोगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो तुरंत रीड कर लिया करो, डे टू डे। आज जो पढ़ा घर जाके रीड कर लिए, उतना सफिशिएंट है। वही आपका होमवर्क मान लिया करो, जितना यहाँ पढ़ रहे घर जाके रीड करना इज योर होमवर्क, ठीक है। चलो, थैंक यू।